चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर हैं। इस दौरान वह दोनों राज्यों में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा मोदी उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और शिलांग में इसकी बैठक में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी अगरतला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए एक कदम के रूप में देश को 4G टावर समर्पित करेंगे, जिनमें से 320 से अधिक का काम पूरा हो गया है। करीब 890 निर्माणाधीन हैं। पीएम मोदी 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 सड़क परियोजनाओं सहित कई अन्य विकास पहलों की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा में मोदी 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ईरान के अधिकारियों ने देश की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक को देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कहा गया है कि ऑस्कर विजेता फिल्म द सेल्समैन की अभिनेत्री तारा ने अल-दुस्ती को हिरासत में लिया गया है। एक हफ्ते पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए हाल ही में मृत्यु दंड पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार विरोधी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन करने को लेकर मशहूर हस्तियों की गिरफ्तारी की श्रृंखला में यह नई घोषणा है। इसमें फुटबॉल खिलाड़ी, अभिनेता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य ईरानी हस्तियों को भी भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने के लिए न्यायपालिका ने सम्मन भेजा था और इसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसमें कोई और विवरण नहीं दिया गया। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को अभी कोई भूला भी नहीं था कि झारखंड के साहिबगंज जिले में ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी महिला के शव के 12 टुकड़े मिले हैं। 12 टुकड़े मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वहीं पुलिस महिला के पति और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला जिले के बोरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल पंचायत के मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के पुत्र मनोज दास ने पुलिस को बताया कि निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र के पास कुछ मानव अंग पड़े हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को जहां मानव शरीर के पैर का अंग मिला, जिससे करीब 300 मीटर दूर बंद पड़े मकान में पहुंची। पुलिस ने बंद मकान से बोरे में मांस के टुकड़े व हड्डी बरामद किए। पुलिस ने कुल 12 टुकड़े बरामद किए हैं। इस दिन रात में ही खोजी कुत्ता बुलाया गया, लेकिन महिला का सिर और शरीर के कुछ अंग अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। वहीं बंद मकान के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से चिकित्सकों को भी मानव अंग की जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। मांस के सभी टुकड़ों को पैक कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय आदिवासी महिला की कटर से हत्या की गई है। मृतक महिला का नाम रबिका पहाड़िन है। यह महिला बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। वह शादी के बाद पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर पर रहती थी। दिलदार अंसारी महिला का दूसरा पति है। पुलिस दिलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण आज से शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे तक पटना में 6.45% वोटिंग हो चुकी है। इस बार राज्य के 156 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो गई। इसे 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल हैं। पहले चरण में 6,965 केंद्रों पर मतदान केंद्र है। नगर पालिकाओं में 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव होगा, जबकि गया जिले के इमामगंज नगर पंचायत में 3 बजे तक चुनाव होगा। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर सशस्त्र सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया और सुरक्षा बलों के अफसरों पर भड़क उठी। ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएफ को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरों में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनने में दिक्कत आ रही है। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इसके बाद ममता बनर्जी और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई। दरअसल केंद्र के नए कानून के तहत बीएसएफ को कानूनी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी, जबकि पुराने नियम के तहत बीएसएफ 15 किलोमीटर अंदर तक की ही कार्रवाई कर सकती थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में अब आगामी 20 दिसंबर को महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज का इतिहास जितना गौरवशाली और महान है उतना भी यह प्राचीन भी है। देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में सैनिक समाज का योगदान सराहनीय रहा है। इस समाज के लोग सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समाज ने देश को बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े कलाकार, बड़े विद्वान और अनेक खेल प्रतिभाएं दी हैं। ब्रह्मव्रत से 56 वर्षों में हरित क्रांति का सिरमौर रहे हरियाणा को पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। एक और जहां प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,622 उद्योग लगे हैं, वहीं इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं। सरकार ने सड़क, रेल, हवाई आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस देकर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई नए औद्योगिक शहर विकसित करने की कवायद भी तेज की है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने भी हरियाणा का रुख किया है। पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से हरियाणा के विकास का पहिया तेज गति से घुमाया है, उसके फलस्वरूप हरियाणा विकासशील प्रदेशों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई, जिसका लक्ष्य 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना है और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात का है। देश के विभिन्न राज्यों में आम आदमी पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज रविवार को यहां होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के विस्तार की योजना पर चर्चा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बैठक में नेता देश के विभिन्न हिस्सों में आपका आधार मजबूत करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। ये नेता 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में अगले साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में आप पार्टी के सभी 10 राज्यसभा सदस्यों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और उन पर अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रविवार को कुछ बदमाशों ने एक लड़की को खुलेआम दौड़ाकर चाकू मार दिया। खून से लथपथ लड़का अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर तक भागता रहा, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं लड़के की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बड़े भाई ने बताया कि करीब 9 महीने पहले कुछ लड़कों ने उसके छोटे भाई से मारपीट कर उसका वीडियो वायरल किया था। तभी से इंस्टाग्राम रील बनाकर वह लड़के उसके भाई को धमकी भी दे रहे थे। उसने इनकी शिकायत पुलिस के पास पहले भी कई बार की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उसकी हत्या कर दी गई। भाई ने कहा कि अगर समय रहते उन लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती तो आज उसके भाई की हत्या ना होती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में आए दिन नए नए बवाल हो रहे हैं। पहले कोटा में एक युवक ने राहुल के सामने आत्मदाह का प्रयास किया तो सवाई माधोपुर में यात्रा के टेंट में आग लगाने की साजिश सामने आई थी। अब अलवर जिले के राजकोट इलाके के सुरेर गांव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 19 दिसंबर को दोपहर के भोजन के कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उसके समर्थकों ने कब्जा कर लिया है। इससे प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के लिए बनाए गए इस पंडाल में शनिवार रात से डेरा डाले हुए हैं। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिया जाता या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे वार्ता नहीं करते हैं, तब तक वे पंडाल पर कब्जा जमाए बैठे रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ चारपाई पर रात भर रजाई ओढ़कर लेटे रहे। बांग्लादेश की टीम को अपने घर पर भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैचों में हार मिली है। 2 मैचों की सीरीज का पहले मुकाबले में आखिरी दिन 1 घंटे से भी कम समय में टीम इंडिया के स्पिनरों ने खेल खत्म कर दिया। कुलदीप यादव और
अक्षर पटेल की गेंदबाजी के आगे मेजबान लाचार नजर आए। 5वें दिन 6 विकेट पर 272 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 324 रन पर सिमट गई। 188 रन के बड़े अंतर से भारत ने मैच जीता। भारत ने बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 188 रन के बड़े अंतर से जीता है। 5वें दिन मेजबान की टीम पहले सेशन के खेल में चौथे दिन के स्कोर में 52 रन और जोड़कर ऑल आउट हो गई। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।